नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगातार अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड के अलावा भी हमारे समाज का शोषण कैसे होता है यह आज बताने का काम करूंगा, क्योंकि आज़ादी के इन 75 वर्षों में पिछले क्या हुआ हमारे साथ, बहुजन, शोषित, पिछड़ा, एससी, इन लोगों ने कितनी तरक्की की, कितनी उन्नति की। क्या आज वो न्याय के लिए, न्याय पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए या सामाजिक सम्मान पाने के लिए क्या उनको ये अधिकार मिले या उनको ये अधिकार दिए गए? तो आज हम चर्चा करेंगे शोषक बनाम शोषित। इसमें शोषक बनाम शोषित में हम चर्चा करेंगे आज कि क्या आज़ादी के पहले ओबीसी, एससी, एसटी को क्या न्याय आसानी से मुहैया हो जाता था। तो यहां पर आज जो हम बात करेंगे वह है आज चर्चाओं में, सुर्खियों में बने हुए एक ऐसे व्यक्ति की कथा, कहानी जो हमारे समाज में आज एक अपराधी होते हुए भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सभी के सामने है, जिसे हम अपराधी तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे मायने में हम उसे उसका साथ भी दे रहे हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं कि कैसे हम उसका साथ दे रहे हैं और कैसे, कितना बड़ा और कितना खूंखार अपराधी है वो। तो उसकी खूंखारता तो यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि उसके ऊपर 38 से अधिक मुकदमे हैं और उनमें से 10 मुकदमे 302 के हैं। तो इन 10 मुकदमों में 302 लगा हुआ है, जो क्या अभी तक इसकी योग्यता एनकाउंटर तक नहीं पहुंची है? यही आज बात करेंगे। हम बात करते हैं आज, जिसे हम लेके आए हैं, यानी सवर्ण बनाम ओबीसी, एससी, दोनों में कंपैरिजन करना है कि किसे न्याय मुहैया आसानी से होता है और किसे अपराधी होने के बावजूद भी उसे सजा नहीं मिल पाती। क्या सवर्ण होना गर्व की बात है? ओबीसी, एससी होना शर्म की बात है? डूबकर मर जाने की बात है? आज हम बात करेंगे। हमारा देश आजाद हुए 75 से अधिक वर्ष होने को आ गया, लेकिन हमारी दशा और दिशा क्या है यह वीडियो आपको बताएगा। आज हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह जो राष्ट्रीय अपराधी बन चुका है, लेकिन हमारे देश का जो न्याय तंत्र है वह यह निर्णय लेने को तैयार नहीं है कि क्या वह अपराधी है। जबकि अगर हम कानून की किताब उठाएं, आईपीसी की बात करें, तो आईपीसी की आधी से ज्यादा धाराएं उस व्यक्ति के ऊपर लगी हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुख्यमंत्री, इनका ना बुलडोजर वहां काम करता है और ना ही इनका एनकाउंटर वाला गेम काम करता है, क्योंकि वह उनकी बिरादरी का है, क्योंकि वह उनकी जाति का है, क्योंकि वह उनके सम्मान की बात है कि सवर्ण को दंडित किया जाना जघन्य अपराध है। यह उनकी मनुस्मृति कहती है, यह हम नहीं कहते। अगर आप कंपैरिजन करें तो आज हम करेंगे बृजभूषण शरण सिंह बनाम गायत्री प्रजापति।
अब यहां पर हम बात करते हैं, गए एक तरफ खड़े हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह, दूसरी तरफ खड़े हुए हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। दोनों के मुकदमों को कंपैरिजन करिए आप, दोनों के मुकदमों को टैली करिए आप। गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर मुश्किल से बामुश्किल वो मुकदमे होंगे जो ईडी के होंगे। दूसरा मुकदमा उनके ऊपर रेप का, गैंग रेप का, और दूसरा मुकदमा उनके ऊपर जो लगा हुआ है वह है आय से अधिक संपत्ति का। केवल यही 2 मुकदमे छोड़ उस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। दूसरी तरफ आप ये मुकदमे की जो लिस्ट देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देखिए 38 मुकदमे हैं। इन 38 मुकदमों में आप इनकी धाराएं जरा गिनिए, कौन कौन सी धारा इनके ऊपर लगी है। अब यहां पर इनकी जब धाराओं की बात हम करते हैं तो सबसे पहला मुकदमा इनका बनता है, यह है नवाबगंज। दोनों मुकदमे ऊपर के नवाबगंज के हैं। वो कौन से मुकदमे हैं? दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों में धाराएं सेम हैं, केवल पहले वाले में कुछ धाराएं ज्यादा हैं, लेकिन मुकदमे की प्रकृति वही है। फिर आइए आप आगे चलिए, फिर इनके ऊपर तीसरा मुकदमा है जो बहादुरपुर दिल्ली, यानी यह व्यक्ति मतलब राष्ट्रीय अपराधी है, जिसे हम राष्ट्रीय अपराधी कहेंगे, यानी दिल्ली। उसके बाद इनके सारे मुकदमे फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद और कोतवाली अयोध्या, नवाबगंज के सारे मुकदमे हैं। और इनके ऊपर 307, 506, 504, 420 यानी पर्याप्त ऐसे गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, लेकिन अभी तक यह व्यक्ति बाहर घूम रहा है और सरकार का नुमाइंदा बना हुआ है। दूसरी तरफ खड़े करते हैं गायत्री को, आय से अधिक संपत्ति। दूसरी तरफ पॉक्सो और गैंग रेप का जो मुकदमा लगा हुआ है, वह महिला आज जेल में है जो गायत्री के ऊपर आरोप लगाई थी। वो क्यों है? क्योंकि वह गायत्री को ब्लैकमेल कर रही थी। यानी जब दोबारा वो पैसे की डिमांड रखती है और वह ब्लैकमेलर कही जाती है, और जब वो पहले गायत्री से पैसे मांग रही थी तो क्या वो पहले ब्लैकमेलर नहीं थी? कानून निर्णय किस प्रकार करता है यह आपको बताता हूं। कानून निर्णय करता है कि गायत्री जो है वो पिछड़े समाज से आता है, अति पिछड़े समाज से आता है, और इधर बृजभूषण शरण सिंह है, ये सवर्ण समाज से आता है। तो यहां न्याय किसको मिलना चाहिए? इनका जो विधान है, इनका विधान है न्याय इसको मिलना चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह को, और गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री को जेल इसलिए है कि वो ओबीसी है, और सजा जो है, सारे सजा के प्रावधान ओबीसी एससी को ही हैं। लेकिन हमारा ये ओबीसी एससी समाज जागेगा नहीं। सजा ओबीसी एससी को मिलेगी, कबूल है। आज पूरे भारत की जेलों को अगर हम एक तरफ से जातिगत जनगणना करा लें तो 80 से ज्यादा % ओबीसी एससी जेलों में मिलेंगे। क्यों? गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, क्या आपने कभी रेयर केस में, अपवाद में सुना होगा ओबीसी एससी में ये बदले की भावना से लगी गई धाराएं भले उनके ऊपर हों, लेकिन गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, 307 ऐसे मुकदमे रेयर केस में होते हैं। लेकिन आप देख लीजिए सवर्णों में जो ये क्षत्रिय जिसको हम ठाकुर बोलते हैं, इनके ऊपर असंख्य मुकदमे लगे होते हैं, लेकिन ये जेल में नहीं होते हैं। क्यों? ब्राह्मण हैं, ये जेल में क्यों नहीं होते हैं? कारण है आज जो कॉलेजियम सिस्टम है,
इस कॉलेजियम सिस्टम ने हमारे समाज को पंगु बना दिया है। न्याय व्यवस्था हमारे ओबीसी एससी के लिए आजादी के बाद भी आज बहुत महंगा सौदा है। वह कैसे है आप समझ सकते हैं। जब यहां पर हर तरह से पैसा से संपन्न व्यक्ति गायत्री प्रसाद प्रजापति, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह, यहां पर देखिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ओबीसी एससी ही होना कलंक का विषय है। अगले जन्म मोहे ओबीसी एससी न कीजो, ये ओबीसी एससी सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि यहां पर ब्राह्मणवाद का जो जातिवादी विष खोला गया है कि हर तरह से, चाहे वह अपराध हो, चाहे वो बोलचाल हो, चाहे वह आत्मसम्मान की बात हो या सामाजिक सम्मान की बात हो, यह ओबीसी एससी के लिए पाने का हक अधिकार नहीं बनता है। यह ब्राह्मणीवादी संस्कृति इस समाज को सिखाती है। तो यहां पर यह अनगिनत मुकदमे होने के बाद इस व्यक्ति को आज से 10 साल पहले ही एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, लेकिन यह व्यक्ति आज सरकार का खासम खास बना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं ले रही है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए लोग सरकार को बोले, प्रशासन को बोले कि इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। इतने मुकदमे होने के बाद गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, 300, 307, 302, 299, मतलब ऐसी धाराएं इस व्यक्ति पे लगी हैं जैसी धाराएं तो मैं समझता हूं आतंकवादियों पर भी नहीं होंगी। आतंकवादी पे भी 1 ही 2 धारा में निपटा दिया जाता है, उसकी 1 ही 2 धाराएं लगती हैं। लेकिन यहां तो आतंकवादियों से बड़ी लिस्ट तैयार है और सत्ता का मंत्री है, खासम खाम वीआईपी कल्चर मिला हुआ है। तो यहां दोष किसका है? दोष है हमारा। ओबीसी एससी न्याय पाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं पाना चाहता? शायद सदियों से दबे कुचले रहने की आदत सी बन गई है और यह जो जिस स्थिति में वो जी रहा है उसे वो ईश्वरीय कृत मानता है कि भगवान जब चाहता है, मेरे इससे ज्यादा भगवान मुझे देना ही नहीं चाहता, वह इसी में संतोष किए बड़ा है। और दूसरी तरफ खड़े ये अपराधी आपकी कनपट्टी पे, उनकी कनपट्टी पे असलहा रख रख के अपना काम चला रहे हैं। और ये सीधे साधे ओबीसी एससी जिनको ब्राह्मणी संस्कृति के जरिए ही चला गया है, गायत्री को जो फंसाया गया है, अगर हम उसके पीछे के इतिहास को अगर जानेंगे तो हमें आपको समझ में आ जाएगा कि गायत्री को फंसाया गया है। कैसे फंसाया गया है मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि इस तरफ ये अपराधी बाहर घूम रहा है, वीआईपी लाभ ले रहा है, और दूसरी तरफ जिसे वीआईपी में रहना चाहिए वो बेचारा जेलों में है। कैसे? मैं यहां पे बात करता हूं, गायत्री को फंसाने वाली जो महिला है वह ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी, ये आप समझ सकते हैं कि एक ब्राह्मणी जब उसने देखा एक पिछड़ा इतना धनिक हो चुका है, इतना पैसे वाला हो चुका है, तो उसने ये इस आरोप को उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जो आरोप बृजभूषण पर जबरन लगा, और वहां बड़ी आसानी से लगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि न्याय पाना ओबीसी एससी के लिए कितना कठिन है। तो आज यहां पर जो वीडियो है ये सबसे बड़ा ये है, महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में सवर्ण बनाम ओबीसी एससी, यानी ओबीसी एससी न्याय व्यवस्था में शून्य है और इधर सवर्ण जो है वह
अपराधी होते हुए भी न्याय व्यवस्था में सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि सारे जज इनके हैं और दूसरी तरफ जज इनके होने के साथ साथ, यानी भले ही ब्राह्मण जज है, अपराधी ठाकुर है, तो यहां पर क्षत्रिय और ब्राह्मण का महाभारत का रिलेशन निकलता है। महाभारत का जो रिश्ता है क्षत्रिय और ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण कभी नहीं चाहेगा कि क्षत्रिय उसका पुत्र कभी जेल जाए। तो सबसे पहले ओबीसी एससी को न्याय पाने के लिए इस ब्राह्मणी व्यवस्था को, ब्राह्मणवाद को ध्वस्त करना होगा, और जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे ओबीसी एससी को न्याय की संभावना नहीं है, इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप सभी लाइक और कमेंट के जरिए ये बताएं कि देश की आजादी के बाद न्याय पाने में किस कदर ओबीसी एससी सफल रहा है या असफल रहा है, और असफल रहा है तो क्यों। तो आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो नए साथी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे हमारे लोग ये जागरूक हो पाए कि ओबीसी एससी के लिए न्याय पाने के लिए हमें ब्राह्मणवाद का समूल नाश करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये 38 मुकदमे वाले अपराधी, अभी तो और 2-3 और जुड़ गए, बाकी कुछ की गिनती नहीं है, क्योंकि ये बड़े खोज के निकाले गए थे, हो सकता है ये संख्या 100 के आसपास हो। तो आप सभी अपने समाज को आगे लाने के लिए ब्राह्मणवाद की संस्कृति को जो जहां है वहां से नष्ट करना शुरू कर दे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जेलों में आधे से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा का मतलब कि हमारे ओबीसी एससी भाई जो हैं यह जेलों में ही नजर आएंगे। हर घर का एक व्यक्ति जेल में नजर आएगा या उनके घर में गुलामी करता नजर आएगा। ऐसे दौर आने वाले हैं। तो आप सभी सचेत होइए, ब्राह्मणवाद के नाश के लिए सभी लोग लगातार काम करिए। आप सभी से इसी के साथ विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।